अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अब से आधा घंटा पहले पाकिस्तान की पूरी कौम का थोड़ा से मोराल डाउन था, लेकिन अभी जो कुछ दुबई के ग्राउंड में हो रहा है उसके बाद तमाम के तमाम अगेन चार्ज हो गए हैं। जिस तरह से भारत के 3 जहाज, माफ़ कीजिएगा 3 भारत की विकटें अभी गिर चुकी हैं और मजीद विकटें भी गिरानी है। एक हमने 6 जहाज वहां गिराए हैं और अभी 3 जहाज यहाँ गिरा दिए हैं। एक वो जहाज सूर्या कुमार यादव जो कह रहा था कि राइवलरी नहीं है, राइवलरी क्या होती है ये आपको आज ग्राउंड में हमारे लड़कों ने बता दिया है। कैसे आपको गिराया है, आपके गुरूर को गिराया है, ये आज आपको बता दिया है। फिर मैं कहना चाहूंगी कि कमजर्फ, बदतमीज, बदतहजीब, बद अखलाक, स्पोर्ट्समैनशिप से आ रही ये भारतीय खिलाड़ियों को ये तमाम जितने भी नाम मैंने लिए ना ये दे देने चाहिए, इनको ये टैग्स देने चाहिए। मैदान में तो आते हैं लेकिन मुकाबले की स्पिरिट घर छोड़कर आते हैं, हाथ नहीं मिलाते, ट्रॉफी के साथ रिवायती फोटो शूट नहीं करवाते। रन लेते हुए अगर खिलाड़ी को बॉल लग जाए तो आउट लेने के लिए 3rd अंपायर तक पहुंच जाते हैं, लड़ते हैं। और तो और टॉस के वक्त कप्तानों से गुफ्तगू के लिए कमेंटेटर्स भी अपने अपने लाते हैं। आज ये क्रिकेट की तारीख का ना बड़ा हैरान कुन वाकया हुआ है। वैसे तो इस पूरे एशिया कप में ऐसे ही वाकयात हुए हैं, लेकिन आज तो फिर हद ही हो गई है ना। टॉस के बाद भारतीय कप्तान से गुफ्तगू रवि शास्त्री ने की, पाकिस्तानी कप्तान से बातचीत के लिए वकार यूनुस वहां पर मौजूद थे। अगर ऐसा ही खेलना है तो फिर मैदान में आने की जरूरत ही क्या है भाई। खुद ही अपने बैट्समैन के साथ बैटिंग कीजिए, अपने ही बॉलर्स लेकर आइए, उनके साथ बॉलिंग कीजिए, फील्डर्स और कीपर्स भी अपने ही खड़े कर दें वहां पर। फिर क्राउड भी सिर्फ भारतीय होना चाहिए। यहाँ सिर्फ मोहसिन भोपाली का वो शेर याद आ रहा है मुझे कि मैखाने की तौहीन बेरिंदों की हतक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। इस मैच में नाज़रीन जज्बात में आकर बुमराह हारिस रऊफ को अपना ही रफेल गिराने का इशारा कर गए। एक तो बुमराह ने सारे भारतीयों को बता दिया कि कैसे उनका जहाज गिरा था, और दूसरा आईसीसी को इम्तिहान में डाल दिया है कि क्या अब वो हारिस रऊफ की तरह बुमराह पर भी 30% जुर्माना आयद करेंगे। एक और टाकरा भी इस वक्त हमारी सियासत में चल रहा है। आज बड़ा मुश्किल होगा वैसे किसी और तरफ जाना, कि कोई और बात करना, लेकिन कोशिश करेंगे कि रेगुलर प्रोग्राम पर भी बात होती रहे, पॉलिटिक्स पर भी बात होती रहे और साथ साथ जो कुछ दुबई के ग्राउंड में हो रहा है वहां पर भी बात होती रहे। आज पूरे प्रोग्राम को जरा इसी तरह से लेकर चलेंगे। जिस दूसरे टाकरे की मैं बात कर रही हूँ ये वफाकी वज़रा और शमा जुनेजो के दरमियान हो रहा है। कल वज़ीर दिफा और वजारत खारजा ने शमा जुनेजो की पाकिस्तानी वफ्द में मौजूदगी से लाइल्मी का ऐलान किया, लाताल्लुक़ी का ऐलान किया। शमा जुनेजो ने फिर एक्स पर शवाहिद पेश कर दिए। वो कह रही है कि खुद वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर लिखने का टास्क दिया था और खुद वफ्द का हिस्सा बनाया था, नाम बाकायदा मुशीर के तौर पर शामिल किया और सिक्योरिटी पास भी इसी हवाले से जारी हुआ है। वज़ीर आज़म की टीम के साथ दिन रात काम किया, उसी होटल में क़याम किया जहां वज़ीर आज़म थे और सफ़र भी वज़ीर आज़म के साथ ही किया। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा के बराबर में बैठी हुई थी, ख्वाजा आसिफ के साथ एक गाड़ी में होटल वापस आई। ख्वाजा आसिफ ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? वज़ीर आज़म को पूछना चाहिए, अथॉरिटी उनकी चैलेंज हुई है, मेरी नहीं हुई, ये कह रही हैं शमा जुनेजो अपने एक्स पैगाम में। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरवत साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान आ चुके हैं स्टूडियो में, और इसके साथ साथ फराज मुगल साहब जो कि तर्जुमान है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, ये भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे जो कुछ कल हुआ है पेशावर में उस पर बात करने के लिए। हुज़ैफ़ा साहब, जब तक जो बाकी दोनों पैनलिस्ट हैं वो सीट पर विराजमान होते हैं, हम जरा आपसे बात का आगाज कर लेते हैं। ये मुझे बताइएगा कि मैं जरा अमेरिका वाले मामले के ऊपर भी आपसे बात करना चाह रही हूँ। वज़ीर आला ने कल फील्ड मार्शल को मुखातिब किया और उनसे अपील की है मदद की खान साहब की रिहाई के हवाले से। इससे पहले हमने देखा DGISPR बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह का स्पेस चाहिए तो अब जो सियासी जमातें हैं या हुकूमत है, अपोजिशन है, ये आपस में एक दूसरे से बात करें। आपको लगता है वज़ीर आला ने कल अपील की है ग्राउंड में, स्टेज पर, सुनवाई हो सकती है? नहीं, देखें जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट इसका जवाब होगा। खुद ही जो तहरीक इंसाफ का अपना जो बयानिया है। देखें, फील्ड मार्शल, आपको याद होगा कि एक दफ़ा 2 खतूत की बात भी आई थी, तो फील्ड मार्शल से सवाल किया गया, उन्होंने कहा एक तो मुझे रिसीव नहीं हुए, अगर मिलते भी तो मेरा यही जवाब होता कि सियासतदान सियासी क़यादत से ही बात करें। और इस वक्त भी जो चीज़ समझ नहीं आ रही बानी तहरीक इंसाफ को,
वो ये है कि उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा, वो समझ रहे हैं कि शायद अब भी एस्टेब्लिशमेंट दोबारा उन्हें मंजूर नज़र बनाएगी, लाडला बनाएगी और शायद वो पावर में आ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जी, जो हर्जा सराई की, मीर जाफर मीर सादिक बनाया, न्यूट्रल जानवर होता है, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं, किसी भी सियासी जमात के साथ एक हद से ज्यादा आगे नहीं जाना और वो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत के नुक्ते नजर है कि बानी तहरीक इंसाफ को सजाएं अदालतों ने दी हैं, वो जितना मर्जी प्रेशर डलवाएं हमारे दोस्तों के जरिए, कारोबारी दोस्तों के जरिए, या लॉबिंग करें, अपनी लॉबिंग फर्म हायर करें, लेकिन उन्हें रिलीफ अदालतों से मिलना है। तो इस हवाले से एक नुक्ते नजर वाजे है। गंडापुर साहब एक दफा नहीं 10 दफा अपील करें तो मुझे जाती तौर पर पता है कि चाहे फील्ड मार्शल साहब उनका नुक्ते नजर वाजे है कि जो सियासी बात है पार्लियामेंट में करने और जो कानूनी बात है आप अदालतों में करने, हमें इसमें आप मेहरबानी करें मुतनाज़ा ना बनाएं। शेर अफजल मरवत साहब, आपकी इजाजत से मैं चाह रही हूँ कि कल जो कुछ हुआ है ना पेशावर में, जो जलसा गाह में हुआ है, जरा फराज मुगल साहब जो कि तर्जुमान है वजीर आला के, उनसे पहले जरा उन तमाम सवालों के जवाब ले लें, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ कि ये आपकी जमात है, आपकी जमात रही है और इस जमात में इस वक्त क्या चल रहा है। फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। मुझे फरमाइए, जलसे में कल क्या हुआ? वजीर आला साहब को जूते दिखाए गए, बोतलें उनके ऊपर उछाली गई, नारे भी लगे, कौन लोग थे ये? आप लोगों ने तहकीकात की हैं, पता चल सका है? देखिए, कारकुनान बड़ी तादाद में पूरे मुल्क से आए और अगर चंद लोग आए और इस किस्म की हुलटबाजी की और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारे जलसे में लाखों की तादाद में काफिले आए, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से आए। बलूचिस्तान के काफिले एक दिन पहले पहुंचे, सिंध के काफिले एक दिन पहले पहुंचे। अगर कोई चंद लोग अगर कोई भी चीज वहां पर कर लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी जमात कहती है कि आपके पास 80-90% पॉपुलैरिटी है ना पाकिस्तान में, और अगर पॉपुलैरिटी में अगर इस तरह की चीजें होती हैं, जलसों में इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये फिर बहुत बड़ा सवाल होता है कि कैसी मैनेजमेंट थी कि इस तरह के लोग आ गए और वजीर आला के ऊपर बाकायदा बोतलें उछाली जा रही हैं, उनके ऊपर नारे लगाए जा रहे हैं। कारकुनान थे या फिर उन्हें बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत भेजा गया था? क्या आप लोग इस पे एनालिसिस कर पाए? देखिए, हमारे कारकुनान में बड़ा शऊर है और हमारे कारकुनान इस किस्म की नहीं करते हैं, लेकिन ये जो चंद लोग थे, 6 से 7 लोग थे और इनके ऊपर हम पता लगाएंगे कि ये कहां से थे, किस जिले से थे और किस पार्टी से उसका ताल्लुक था और इन्होंने इस किस्म का काम क्यों किया है। तो इंशाल्लाह वो कल तक। आप ही के पेशावर के सदर हैं इरफान सलीम साहब, ये वजीर आला को मुखातिब करते हुए एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि जमहूर की आवाज़ है, यानी वो समझते हैं कि जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। अगर वजीर आला ने अपनी रविश न बदली तो शायद मुस्तकबिल में दोबारा ऐसा हो। मुझे पता नहीं कि इरफान सलीम ने इस किस्म का ट्वीट क्यों किया। पेशावर के वो सदर हैं, जलसा गाह के नीचे के इंतजामात की जिम्मेदारी भी उनके पास थी, यहाँ तक कि जलसा गाह की जो एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जिम्मेदारी है पेशावर की थी और वही कर रहे थे। पता नहीं कि इस किस्म के ट्वीट्स करना इरफान सलीम को पता नहीं कि वो कह रहे हैं उन्होंने 15 सितंबर को ना कुछ गुजारिशात की थी, अगर उस पर अमल हो जाता तो जो कल हुआ वो फिर ना होता। तो उनकी क्या गुजारिशात थी? उनकी कोई जाती कोई होंगी या वो जो इस सेनेट के हवाले से थी, वो मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती हैं कि उसे सारी जिम्मेदारी दी गई। उनकी जाती गुजारिशात पर अमल नहीं हुआ तब ये हुआ होगा, वरना तो उन्होंने करवाया आपके मुताबिक। जहाँ तक सीएम साहब की बात है, सीएम साहब हर पार्टी वर्कर को इज्जत देते हैं, हर पार्टी वर्कर को एक मकाम देते हैं जो उनका मकाम बनता है। और वहां पर जब ये जलसा हो रहा था, सारी अरेंजमेंट, सारी सेटिंग्स, सारी चीजें जो इरफान सलीम साहब है इनके मशवरे से हो रही थी। पता नहीं क्या नाराजगी हो गई, क्या हुआ और इस किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं। ठीक, आपके माइक में कुछ इशू आ रहा है, मैं जरा इसको रेक्टिफाई करवाती हूँ, फिर दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। मरवत साहब, इरफान सलीम साहब का बयान, वो कह रहे हैं कि जमहूर की आवाज़ है, यानी वजीर आला के ऊपर नारे लगाना या उनके ऊपर बोतलें उछालना, ये जमहूर की आवाज़ है सर, उनकी क़यादत सुन नहीं रही है जमहूर की आवाज़। सर बहुत शुक्रिया। जलसे में जो हुआ उलटबाजी के हवाले से, चूँकि इन्होंने तरदीद नहीं की है और ख़ुद मैंने भी वीडियोस देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ही ऐसा करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया से एक माइंडसेट बनाया गया है गालम गलोच का और इस तरह उलटबाजी का। अली अमीन खान गुज़िश्ता 1 साल या 1.25 साल से अपनी सोशल मीडिया के ट्रोलिंग का शिकार हैं और आपने देखा होगा कि ये अली मोहम्मद खान की तकरीर के दौरान भी हुई। अली मोहम्मद खान के साथ भी यही पेश आ रहा है।
तो लिहाजा इंतहाई काबिल अफसोस है। बुनियादी तौर पे एक तो सोशल मीडिया जो है अनकंट्रोलेबल है, और वो जो है पार्टी के जो इन्होंने कहा ना कि लाखों के काफिले आ रहे थे, मुगल साहब ने कहा काश ऐसा होता कि लाखों के काफिले आते जी। जो आपने हुज़ैफ़ा साहब से सवाल किया कि अली अमीन खान ने जो बात की, इस हवाले से भी मैं ये समझता हूँ कि प्रैक्टिकली सियासत तो हो रही है जी। और अमली तौर पे जब तक इस बड़ी जगह से मामलात जो हैं वो मसालियत की तरफ नहीं जाएंगे, गरचे मैं तो इब्तदा से कहता आया हूँ कि सियासतदानों से मसालियत अव्वल है या ज़रूरी है। ओवरऑल आपने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा काश ऐसा हो रहा होता, जो फराज साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि जलसों में बड़े काफिले दूर दूर से आ रहे थे। आपने क्या देखा, कितनी बड़ी तादाद में लोग थे और आपके मुताबिक कल का जलसा कामयाब था? मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जलसा पीटीआई का नहीं था, ये अली अमीन खान का था। अली अमीन खान की अपनी काविशें थी, कोशिशें थी, उसके साथ जो रशवत दवानियाँ हैं, इख्तलाफात हैं। शायद कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि अली अमीन खान जो हैं वो इस जलसे को इस तरह कर दिखाएं कि खान साहब जो हैं उसकी सताइश कर सके। तो लिहाजा मुझे इसका इल्म है कि उन्होंने अपने तय पूरी कोशिश की, तमाम मसाइल और ज़ाती तौर पे MPAs और MNAs को जो है उन्होंने, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो शो था वो शो उस मयार का नहीं था जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हुए हैं। और इसको मैं कामयाब करार नहीं दे सकता हूँ। अली अमीन खान के साथ मेरे बिरादराना ताल्लुकात हैं, इस वजह से थोड़ा मैं मरवत साहब आपकी बात से मैं ये अंदाजा लगा रही हूँ, कल पार्टी ने जलसा नाकाम बनाने की कोशिश की। पार्टी के अंदर बहुत सारे देखिए 70% लोग जो हैं अली अमीन खान के पीछे पड़े हैं। सोशल मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी किरदार कुशी होती है। ये जिस तरह नारे लगवाए गए, ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन थी, उसकी तौहीन करनी थी। और पार्टी के लोगों ने खुद करवाई है, उनको जूते दिखाना या उनके ऊपर बोतलें उछालना या उनके ऊपर नारे लगाना, ये पार्टी के लोगों ने खुद कराया है। देखिए आप यही पार्टी के लोग हैं जो विलाप करते हैं इनके खिलाफ आए दिन। और वो ये नहीं देखते हैं कि अगर अली अमीन खान का किरदार माइनस कर दें जी इस एहतजाजी तहरीक से या जल से जुलूस तो क्या बचता है पीछे? तो एक साल में तो बाकी किसी और की कोई कार्रवाई ही नहीं है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन अभी कुछ दिनों पहले अलीमा खान साहिबा के साथ भी हुई ना, अंडा उनके ऊपर फेंका गया, लेकिन आज तक उन खवातीन का पता नहीं चला कि वो कौन थी जिन्होंने ये अंडा फेंका था और जिन्होंने ये सब कुछ किया था। आज तक उनका भी नहीं पता चला। हुज़ैफा साहब मुझे फरमाइएगा, जो माफ कीजिएगा फराज साहब, जो मैंने हुज़ैफा साहब से बात पूछी, जो वजीर आला साहब ने बात की है, फील्ड मार्शल से जो उन्होंने अपील की है, तो इस सारी सिचुएशन में खान साहब ऑन बोर्ड हैं, उनकी इजाजत से वजीर आला ने ये बात की है? देखिए बार बार खान की रिहाई के लिए हम मुतालबा भी कर रहे हैं और बार बार एहतजाज भी कर रहे हैं। नहीं ये जो कल बात हुई है इस पर खान साहब ऑन बोर्ड हैं? देखिए अली अमीन साहब बार बार कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब की रिहाई, जबकि खान साहब ने बहरहाल कह चुका है कि मैं इनके साथ ना बैठने के हूं ना, क्योंकि ये इनके ऊपर एतबार नहीं है, ये अपनी बात से मुकर जाते हैं। शेर अफजल मरवत ने अपने तई बात की है, खान साहब के इसमें जो है कोई माफ कीजिएगा अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद बात की है, खान साहब का कोई इसमें उनका कोई इनपुट नहीं है, उनसे नहीं पूछा है। मर्जी की मनाफी बात नहीं कर सकता है वो। माजी में भी हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करते आए हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करते हैं, और खान साहब की इजाज़त से डेलीगेशन मुकर्रर नामजद हुए थे। आपको याद होगा हमारी ऑफिशियली इनके साथ डायलॉग्स हुए हैं। और कल जो बात की फराज साहब, वो खान साहब इस पे ऑन बोर्ड थे? नहीं, खान साहब को तो नहीं होगा, लेकिन अली अमीन तो एक कोशिश करता है, एक आवाज़ बुलंद करता है कि खान साहब की किसी भी तरीके से रिहाई हो सके। और ये बात दुरुस्त है कि जो कुछ वज़ीर आला के साथ कल हुआ, ये पार्टी के अपने ही लोग थे, पार्टी के अपने लोगों की तरफ से ही करवाई गई, या मुनज़्ज़म एक कैंपेन की गई है वज़ीर आला के खिलाफ? नहीं, ये तो कंफर्म है कि ये मुनज़्ज़म कैंपेन थी, और जब पिछले दिनों भी सीएम साहब आए तो वहां पर भी पीटीआई के लोगों ने करवाई। नहीं, पीटीआई के लोग हम नहीं कह सकते इनको, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये कौन लोग हैं, लेकिन जब कंफर्म हो जाएगा तो वो पूरी कौम के सामने आ गए। जब एक दिन पहले विजिट के ऊपर सीएम साहब गए,
वहां पर भी इस किस्म की फराज साहब बहुत बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं ना, और जो कुछ वो कर रहे हैं, कोई एक आध हो चले समझ आता है कि किसी और ने भेज दिया आपके जलसे को खराब करने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग हैं तो कोई बाहर से आकर तो नहीं करेगा। नहीं, इतनी बड़ी तादाद नहीं थी, 4 से 5-6 लोग थे और उन्होंने वो किए। तो ये 40-50 से ज्यादा लोग तो फुटेज के अंदर आप दोबारा से रिवाइज करें, 5 से 7 लोग हैं जो वो आए हुए थे और उनका हम पता कर रहे हैं कि वो कौन से थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस किस्म की ना हरकत करते हैं, ना कभी माजी में की है। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। हुज़ैफा साहब, अब जरा क्विकली इसको सिचुएशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। कल एक मामला हुआ, बल्कि 2-3 दिन से चल रहा है, परसों से चल रहा है। वजीर दिफा सबसे पहले आए, उन्होंने एक पोस्ट की एक्स पर, उन्होंने कहा कि खातून जो उनके पीछे बैठी हुई हैं उनसे लाताल्लुकी का ऐलान किया, लाइल्मी का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने सवाल तक उठा दिया कि वजीर खारजा से पूछा जाए कि कैसे वफ्द में शामिल है। फिर वजीर खारजा की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया, दफ्तर खारजा की तरफ से भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आ गया कि हम नहीं जानते। लाताल्लुकी का उन्होंने भी ऐलान कर दिया, लाइल्मी का उन्होंने भी ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद यही खातून शमा जुनेजो साहब, इन्होंने खुद एक्स पर इतनी बड़ी तफसील लिखी है, अपने कार्ड्स वगैरह भी दिखा दिए, सबूत व शवाहिद पेश कर दिए कि वो किस तरह से वजीर आजम की टीम का हिस्सा हैं, कहाँ कहाँ पर उनका इनपुट रहा है, किस तरह से वो मीटिंग्स का हिस्सा रही हैं, कहाँ कहाँ पे स्पीचेस लिख कर देती रही हैं। आपसे ज्यादा बेहतर नहीं बता सकता कोई। सर, ये वजीर आजम की स्पेशल स्पीच टीम का हिस्सा है, नहीं है? हुज़ैफा साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब किसी चीज़ को डिसोन करें या दफ्तर खारजा किसी चीज़ को डिसोन करे, मैं हुकूमत के एक वज़ीर होने के नाते वज़ीर आज़म साहब की ज़रा नुमाइंदगी हम सब गुज़रा करते हैं, तो हम सबको ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और कोई भी बात करते हुए हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इसकी कॉस्ट अल्टीमेटली PMLN और प्राइम मिनिस्टर ने पे करनी होती है। देखिए, पहली बात तो ये, मुझे जो सूरत हाल लग रही है, अभी तक मैंने इस मामले की मज़ीद तहकीक नहीं की, एक तो मामला मिसमैनेज हुआ है। देखिए, बात है कि वज़ीर आज़म के वफ्द का मतलब क्या होता है। वज़ीर आज़म का वफ्द वो है कि जो ऑफिशियल डेलीगेशन वज़ीर आज़म का जा रहा है, जो कि हम अपने काउंटर पार्ट से भी शेयर करते हैं। ये है वज़ीर आज़म के डेलीगेशन? नहीं, वज़ीर आज़म के डेलीगेशन का हिस्सा नहीं होते इस तरह के लोग। कई जर्नलिस्ट साथ जा रहे होते हैं, इस मरतबा नहीं गए, पिछली दफा नहीं गए, वरना 15-20 लोग UNGA में जाया करते थे। जी। वैसे तो हम UNGA वालों को यही कहते हैं कि हमारे साथ आए, हमारे वफ्द का हिस्सा है, लेकिन यहाँ से वफ्द का हिस्सा नहीं होते। कोई कमर्शियल फ्लाइट से जाते हैं, कोई वैसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये तो कह रही है वजीर आजम के जहाज में आई है, बरतानिया से वो न्यूयॉर्क पहुंची है। अब देखें, वजीर आजम की स्पेशल टीम का हिस्सा है नहीं है? नहीं, वजीर आजम की कोई स्पेशल टीम का हिस्सा नहीं है। नंबर 1, ये जरूर है कि अगर कोई किसी शोबे की माहिर है, तकारीर नहीं लिखती वजीर आजम? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे वज़ीर आज़म साहब की तकारीर, एक तो वज़ीर आज़म साहब की मोस्टली स्पीचेस जो हैं वज़ीर आज़म साहब खुद डिलीवर करते हैं, सिर्फ रिसर्च करवाते हैं मुख्तलिफ लोगों से। कई मरतबा मुझे भी कह देते हैं कि यार इस टॉपिक पे रिसर्च करके मुझे भेज देना। वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर नहीं है वो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है, हमेशा चाहे अपनी उर्दू की स्पीच हो चाहे इंग्लिश की स्पीच हो, खुद वो अपनी तैयारी करते हैं। हाँ, इनपुट जरूर लेते हैं, जिस तरह आपने प्रोग्राम किया एज ए रिसर्चर इनपुट ले रही हैं। अब शमा जुनेजो साहिबा को भी अगर किसी ने शामिल किया है सिर्फ इस इवेंट की हद तक, देखिए वज़ीर आज़म साहब के अगर वफ्द का हिस्सा कोई होती, जैसे मैंने मुकम्मल कर रहे हैं, अप्रैल से वज़ीर आज़म के साथ काम कर रहे हैं। मुकम्मल कर लो जरा बात को। देखें, एक कंपनी है मेंजी इंटरनेशनल, उससे जो है शबर समथिंग जैदी, हमारे दी न्यूज़ में भी लिखा करते थे एक दौर में, वो वज़ीर आज़म साहब की टीम के अंदर इनपुट आकर देते हैं। अगर कल वो आकर कहना शुरू कर देंगे मैं FBR कि रिफॉर्म्स के हवाले से वज़ीर आज़म साहब की कोर टीम का हिस्सा हूं, तो आप उसको ऑन भी नहीं कर सकते, डिसऑन भी नहीं कर सकते। अब इसमें बात में मुकम्मल होने दीजिएगा, मुझे 1.5 मिनट दें, ये बड़ा हसास मामला है। देखिए, इसके अंदर वज़ीर आज़म साहब का दौरे अमेरिका शुरू कहां से होता है? वज़ीर आज़म साहब यहां से जाते हैं सऊदी अरेबिया से वज़ीर आज़म साहब डायरेक्ट जाते हैं जनीवा से मियां नवाज साहब की खैरियत पूछते हैं, वहां से लंदन आते हैं, फिर अमेरिका जाते हैं। इसका मतलब है कि खातून बरतानिया में मौजूद थी या वहां यहाँ से कमर्शियल फ्लाइट के जरिए। वो ये कह रही है ना, बरतानिया से न्यूयॉर्क वज़ीर आज़म की तैयारी में आई है। वज़ीर आज़म साहब ने इस दफा जो जहाज इस्तेमाल किया, वो चूंकि लंबी फ्लाइट थी, बड़ा जहाज था, उसमें ज़्यादा सवारियां ज्यादा बैठ सकती हैं, 50-60 ही कैपेसिटी है उसकी। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आज़म का जहाज है, W11 है, कोई भी आगे बैठ जाएगा। नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। देखिए, अगर आपने किसी की खिदमात हायर की हैं, वजारत इत्तलात ने किसी रिसर्चर को हायर किया है और उसके बाद ये सामने आया कि 2018 में उसकी मुतनाज़ा ट्वीट मौजूद थी, देखिए उस पर अगर आप उसको दोष नहीं दे सकते। हाँ, आज के बाद अगर दोबारा कभी हमारी टीम में दिखाई दें, तब आप हमें जरूर दोष दें।
और ये वो आज आपने खुद शेर जो पढ़ा था, मैं आपका शेर आपको लौटा रहा हूं कि मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। अगर शमा जुनेजो साहिबा ने कोई मुतनाज़ा ट्वीट किया था जिसपे इस मुल्क की 24 करोड़ या 26 करोड़ आबादी का ज़ाहिर बड़ी सेंटिमेंट्स हैं, दिल जुड़े हुए हैं, उसको आपकी रियासत ने आप लोगों के सवालात के डर कहें या लोगों का दिल टूटने के डर से डिसोन किया, तो जर्फ का तकाजा तो ये था कि आप उसमें बात ही ना कोई करते। यानी अगर आप वजीर आजम की टीम का हिस्सा होती, यानी मेरा वजीर आजम है, अगर किसी जगह पर मुझे लगेगा कि मेरी गलती नहीं भी है और वजीर आजम की जात क्वेश्चन हो रही है, तो खुदा कसम 1 मिनट से पहले मैं वजीर आजम साहब के लिए मैं खामोशी इख्तियार कर लूंगा या रिजाइन देकर चला जाऊंगा। ये क्या वजीर आजम की टीम का हिस्सा है? आप इससे अंदाजा लगा लें लेकिन कि क्या आपकी टीम का कोई बंदा, कोई रिसर्चर अगर आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो तो वो अपने ऊपर बात लेगा या आप पे डालेगा? देखें, ये इस तरह के लोगों की खिदमत जरूर हायर की जाती हैं। और शहबाज शरीफ साहब का मुझे जाती तौर पर पता है, अगर ना पता, क्योंकि मुझसे ज्यादा किसको पता है? शहबाज साहब को मैं 2008 से जानता हूं, उनकी तकारीर में देखता हूं। बहुत जज्बाती बात हो गई है, इसको हम जरा ऐसे क्लियर कर लेते हैं। वजारत इत्तलात ने इनको हायर किया था, इनको पे किया गया रिसर्च करने का काम का। नहीं, आपकी बात से मुझे लग रहा है, इसलिए मैं कंफर्म यही होगा। अभी आप नहीं कहा ना? हाँ, यही होगा। अगर वजारत इत्तलात ने नहीं किया हुआ है, किसी भी मिनिस्ट्री ने अगर एज ए रिसर्चर किसी को हायर किया हुआ है, बहुत सारे लोग जब हुकूमत में होते हैं इनपुट लेने के लिए हायर खारजा कह रही है हमने नहीं किया, वज़ीर दिफा कह रहे हैं मुझे नहीं पता, तो फिर किसने किया सर? वज़ीर आज़म की टीम ने? मैं मान रहा हूं इस बात को, वो कह रही है मुझे वज़ीर आज़म ने खुद हायर किया। मेरी बहन, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि मामला मिसमैनेज हुआ। इस मामले पे आपको वाज़ेह बयान यही आना चाहिए, तो जो मैं दे रहा हूं कि हमने इनको जिस हद तक इनकी खिदमत ली थी उनका बताया जाता, और बताया जाता कि चूंकि इनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आ गए, अब हम इन्हें अपनी टीम से आउट कर रहे हैं, वाज़ेह बात कर देते। तो ये तो फिर आप लोग भी कह सकते थे। नहीं, मैं कह रहा हूं मिसमैनेज हुआ। तो लेकिन मसला ये है कि देखें, आप खुद ये कह रहे हैं कि वो 2017 का स्टेटमेंट है, वो जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। मैंने ट्विटर से देखा, हाँ, ट्विटर से देखा 2018 का। तो फिर अगर आपको पता है कि ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हुए, तो टीम में रखा क्यों? नहीं पता था। आप खुद अंदाजा करें, फलस्तीनी खुद इस बात को मानते हैं। फलस्तीन के एम्बेसडर ने मुझे कहा कि हम अपना मुकदमा इतना बेहतर अंदाज में नहीं लड़ते जिस तरह शहबाज शरीफ ने पिछले साल लड़ा और इस दफा जाकर लड़ा। यानी गजा के मामले के अंदर जहां तक मुझे पता चला है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप लोगों ने शायद उनको भी दिया हुआ है। नहीं, देखिए, तमगे के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं। अरशद अंसारी साहब लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं, उन्हें तमगा दिया, कल उन पे एफआईआर भी हो रही थी, उन्हें नोटिस दिया हुआ था एफआईए वगैरह ने। तो ये नहीं आप जब तमगा दिया गया उस वक्त भी नहीं मालूम था कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं। नहीं, टीम में रखा तब भी नहीं मालूम था कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं। आप खुद जानती हैं जी, पता नहीं होता। आज के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है ना जी, आर्काइव इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी। अगर इस बात को मैं उनका दिफा करूं तो मैं गलत हूं, लेकिन नोबॉडी कैन बी पनिश्ड अनहर्ड। किसी बंदे को आप बगैर सुने सजा नहीं दे सकते। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। मेरे भाई शेख अफजल मरवा साहब इससे एग्री करेंगे। तो ये बड़ा क्लियर हो जाता है सर, ये आपकी टीम की तरफ से ही कह दिया जाता है कि अब हमें पता चला है ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स मौजूद है, इस वजह से हम इनकी खिदमत से जो है वो दस्तबरदार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फराज मुगल साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। मेरे दोनों मौजूद मेहमान शेर अफजल मरवत साहब और हुज़ैफर रहमान साहब साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान शेर अफजल मरवत साहब और हुज़ैफर रहमान साहब स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। एक तरफ पाक भारत मैच चल रहा है दुबई के ग्राउंड में और एक तरफ यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही है। मरवत साहब, अब ज़रा मिशन नूर के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके बाद मिशन दरूद की अपील सामने आ गई। 10 अक्टूबर को खान साहब की रिहाई के लिए छत पर खड़े होकर दरूद शरीफ पढ़ना है। क्या हासिल होगा इस तरह की कैंपेन से सर? हाँ, मेरा ख्याल है ये पीटीआई की तरफ से नहीं था। ऑफिशियली पीटीआई ने इसको अनाउंस नहीं किया था। ये यूट्यूबर्स ने जो और चीज़ है उन्होंने ये लॉन्च किया था। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90% फैसले आजकल सोशल मीडिया के थ्रू होते हैं। वो जो चाहते हैं वही पार्टी से करवाया जाता है। ये जो फैसला था ये बाद में कुछ अकाबरीन ने इससे इख्तिलाफ किया कुछ मसले की बुनियादों पर, जिसके बाद उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ तो बयानिया अगर ये हैं कि हमने हक लेना है और एहतजाज करना है और किसी के आगे नहीं झुकना है और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हर हालत में जो है खान को रिहा करवाना है अवामी जोर पे, और दूसरी तरफ जो है फिर आप अचानक इतनी आजिज़ी और इनकिसारी में चले जाते हैं कि आप समझते हैं कि जी आपके पास कोई दूसरी राह नहीं है सिवाय अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने के।
बहरहाल ये एक फैसला था, लेकिन माजी के फैसलों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब मसला ये है कि कोई रोक टोक नहीं, यानी पॉलिसी साजी जो है वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से हो रही होती है। मैं आपको एक मिसाल दूं ना, जब लास्ट टाइम जंग के मौके पे जी ये फैसला हुआ कि जो DGI-SPR की जो ब्रीफिंग है उसको हम ज्वाइन करते हैं और पार्लिमानी कमेटी ने इसको अप्रूव किया और नॉमिनेशन हो गई जी, इसके बाद कैंपेन शुरू हो गई सोशल मीडिया से और फिर वही फैसला जो है शाम तक रिवर्स करवाया गया, बैक ऑफ कर गए। ये हाँ, ये जो अली अमीन खान के हवाले से आपने बात की जी, ये गालम गलोच का ट्रेंड जो है सोशल मीडिया में है और इसी तरह आप कोई भी, यानी अगर रिन्यू भी हुआ ना मिसाल के तौर पे कि जनाब फलां जगह पे और अगर क़यादत कहती है कि जी हमने एबटाबाद में जलसा करना है और सोशल मीडिया ने डिसाइड कर दिया कि नहीं जी जलसा जो है वो अलीपुर में होना है, तो फिर जलसा उधर ही होगा। सही। और खान साहब ने भी बेसिकली बावजूद इसके कि जो हालात हैं मुल्क में, पार्टी के अकाबरीन ये समझते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है और इस वजह से वैसे दुरूद पाक पढ़ना तो हर वक्त ही पढ़ना चाहिए वैसे तो मुसलमान, लेकिन ये एक मुहिम कब नहीं, 10 अक्टूबर की एक और मुहिम आ रही है ना, ये छतों पे खड़े होकर दुरूद पाक पढ़े, वैसे तो हर वक्त ही पढ़ना चाहिए दुरूद पाक। हुज़ैफा साहब, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, सर इसहाक डार साहब बता रहे हैं कि 2 ममालिक हैं जो कि दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। इससे पहले इख्तियार वली साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे लास्ट वीक, वो बता रहे थे कि 5 इस्लामी ममालिक और एक गैर मुस्लिम मुल्क मुआहदा करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, सेम इसी तरह का जो पैक हमारा सऊदी अरब के साथ हुआ है। तो ये कब तक मुतवक्के हैं, कब तक हो जाएंगे ये मुआहदे? देखें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें अभी क्लासीफाइड हैं, ज़रा हमने से अभी जो है अनसरफेस नहीं हुई चीज़ें, लेकिन आप ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपने उनकी मुलाकात भी देखी, किस तरीके से पूरा एतमाद अंदाज में बैठे हुए थे। और वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के जितने वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं, जितने सदूर गुजरे हैं, आप सदर अयूब से लेकर इमरान खान तक की फुटेजेस निकलवा कर देख लें, वो साफ एतमाद नज़र आ रहा था कि जब बंदे का 40, 50, 55 साल की एक ट्रेनिंग हो। शहबाज साहब ने अपनी सियासत में आने से पहले बिजनेस से आगाज़ किया और उनके वालिद बड़ी उनकी ट्रेनिंग किया करते थे, वो उसकी सारी गमाजी नज़र आ रही थी, वर्क क्रेजी नज़र आ रही थी। तभी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ्रैंकनेस लेवल आपने देखी, बायलैटरल रिलेशनशिप में यही होता है, यानी इस लेवल पर हेड ऑफ स्टेट जब मिल रहे होते हैं तो ज़ाहिर है उसके सम्राट आप देखेंगे पाकिस्तान को बड़े मुस्बत होंगे। और उसी मुलाकात के बाद ही आज जो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ट्रंप साहब जो हैं वो मुतासिर हैं शहबाज शरीफ साहब से? नहीं, देखिए मैं ये तो नहीं कहता मुतासिर हैं, लेकिन किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के वजीर आजम की इस एतमाद के साथ मुलाकात होना डोनाल्ड ट्रंप जरूर सोचने पर मजबूर हुए होंगे। पाकिस्तान के बाकी वजीर आजम को भी जानते हैं, इमरान खान से मिल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बड़े कारोबारी आदमी रहे हैं। ट्रंप टावर्स, अगर आप अमेरिका गई हैं, न्यूयॉर्क वगैरह में देखें, बड़े बड़े ट्रंप टावर्स लगे हुए हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, बाकी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। तो शहबाज शरीफ साहब की जो उनसे मुलाकात में एतमाद था, उसके पीछे 2 वजूहात थी। एक तो जरा सियासी ट्रेनिंग तो थी, लेकिन जो मुझे ज़ाती तौर पर पता है, शहबाज शरीफ साहब 15 साल के थे तब वाले साहब ने पहली दफा बिजनेस ट्रिप पे भेजा था, यूरोप घुमा करते थे, तो वो उनके अंदर नजर आ रहा था, वो मेच्योरिटी और वो ट्रेनिंग नजर आ रही थी, जिसने डोनाल्ड ट्रंप जैसे मेच्योर एक ज़रा हेड ऑफ स्टेट के साथ जब उन्होंने मीटिंग की, जब उन्हें हाथ मिलाया, वहां से लेकर सवाल का जवाब देना, कौन से वो कंट्रीज हैं जिनसे मुआहदा होने जा रहा है पाकिस्तान? अभी तक तो जो मेरी मालूमात है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ गल्फ कंट्रीज के साथ बात चल रही है। और जाहिर है वो कहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है, तो गल्फ में सऊदी अरब के पाँव में सबका पाँव होता है, इधर यूएई या आप कतर भी उसी तरफ देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो कि एक रफ फॉर्म में सामने आ चुकी हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब इसका खुद बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां मिलने वाली हैं, पाकिस्तान को नई मार्केट्स मिलने वाली हैं। एक और कामयाबी की ना हम सर दुआ करें, जो कुछ दुबई के स्टेडियम भी चल रहा है ना, उसके लिए हम दुआ गो हैं यहाँ पर के यहाँ पर भी हमें कामयाबी मिले। टीम की परफॉर्मेंस जिस तरह से रही, जितनी आप एम्बिशियस हैं और पिछले 1 घंटे से आप कुर्सी पे बैठ नहीं पा रही किसी भी तरीके से, तो सामने वाली स्क्रीन को मैं देखूं, इतनी पैट्रियट आप हैं, तो अल्लाह ताला आपको जो है आपके कमेंट करें इसके ऊपर ताकि फिर हम ब्रेक लें। कैसा क्या समझ रहा है परफॉर्मेंस ओवरऑल थ्रू आउट? हमें टूर्नामेंट में इतनी अच्छी नहीं नजर आई। देखिए इसमें 2 बातें हैं। पाकिस्तान की जब बैटिंग खत्म हुई तब तो हम मायूस थे, जब आपके स्टूडियो में आए तो आपके चहकते हुए चेहरे को टीम पे कोई प्रेशर है? देखिए मैं उस पे आ रहा हूं। तो उसके बाद जहर टीम ने आउट्स भी किए, 3 आउट किए। हाँ 3 आउट किए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें मानना चाहिए, देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं और क्रिकेट के साथ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं।
लेकिन पिछले 1.5-2 सालों में जज्बात बड़े बुरे तरीके से आपके जज्बात मुतासिर हुए हैं और उसमें देखने को मिला कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो या क्रिकेट की सिलेक्शन के अंदर हो, वो प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा और खिलाड़ियों के अंदर एक पुरसरार सा डर और खौफ दिखाई देता है। ये टॉप टू बॉटम बात कर रहे हैं, मैं टॉप टू बॉटम बात कर रहा हूं। देखिए ये जो खिलाड़ी होते हैं ना जी, ये क्रिकेटर्स होते हैं, करोड़ों लोग, मैं आपको इसे मुकम्मल कर रहा हूं, क्रिकेटर्स जो है ये करोड़ों लोग इनको अपना ज़ाहिर हीरो मानते हैं। कलाकार हो, आर्टिस्ट हो या क्रिकेटर हो, वो कभी किसी दबके नहीं रह सकता। चेयरमैन पीसीबी या सीईओ जैसे जो ओहदे हैं पीसीबी के अंदर, वो अलामती ओहदे जरूर होते हैं, मैनेजमेंट के लिए जरूर होते हैं, लेकिन वो इन हीरोज को अंडर प्रेशर नहीं कर सकते। अगर ये हीरोज अंडर प्रेशर हैं तो इसका मतलब ये है कि टीम मैनेजमेंट के अंदर या क्रिकेट बोर्ड के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीज जरूर है। आपके मुताबिक मोहसिन नकवी प्रेशराइज करते हैं खिलाड़ियों को? देखें, जब एक काफिला होता है, काफिले का जिम्मेदार काफिले का अमीर होता है। अगर क्रिकेट बोर्ड के अंदर टीम 120 के ऊपर एक आउट है और 140 से पूरी टीम आउट हो गई है, यानी प्रेशर ही नहीं ले पाती, खिलाड़ी एक पुरसरार किस्म के खौफ का शिकार। मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, मरमर साहब प्लीज। जिस तरह किस्मत की देवी आजकल हुकूमत पे मेहरबान है, अल्लाह करे ये है कि 12 दफा इंडिया से आ रहे हैं और 3 दफा सिर्फ जीते हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि गोया किस्मत की देवी एक दफा फिर हुकूमत पे मेहरबान हो रही है। चलें आपके मुंह में इस बात पे घी शक्कर सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में साथ। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ऑलमोस्ट 12 ओवर्स का गेम हो चुका है, 76 पे है इंडिया, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करेंगे उनसे कि क्रूशल टाइम आ गया है, आखिरी ओवर्स की तरफ अब गेम जाने वाला है, 8 ओवर्स का गेम बाकी रह गया है, क्या देख रहे हैं, बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। ग्रैंड फाइनल इस वक्त हो रहा है दुबई के स्टेडियम में, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है भारत के 4 खिलाड़ी आउट है, 79 का स्कोर हो चुका है, 69 मजीद स्कोर दरकार हैं और इसके साथ साथ अभी 13 ओवर्स का गेम मुकम्मल हो चुका है। अब पूरी पाकिस्तानी टीम की, पूरी पाकिस्तानी कौम की ये दुआएं हैं कि बस 2-3 जहाज और गिरा दें, यानी 2-3 विकेटें और ले लेंगे हमारे खिलाड़ी, और इसके बाद इंशाल्लाह फिर ट्रॉफी तो सलमान अली आगा ही लिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद यूसुफ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, क्या चांसेस लग रहे हैं आपको, क्योंकि जिस तरह से हमने आगाज किया और जो ओपनिंग पार्टनरशिप रही, जिस तरह का स्कोर दिया गया, लग रहा था कि जबरदस्त 200 तक हम जाएंगे, 200 प्लस तक, लेकिन फिर जिस तरह से पै दर पै हमारे खिलाड़ी पवेलियन लौटते रहे, डीमोरलाइज हो गए और फिर आगाज हुआ बॉलिंग का, और जैसे ही हमने विकेट्स लेना शुरू किए, एक बार फिर जो है वो चार्ज हो गई है पूरी टीम और पूरी कौम। यूसुफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा स्टार्ट भी बहुत अच्छा था और फिर एक मरतबा हमने वो जो मोमेंटम था वो हमारी तरफ से हमने उधर दे दिया। वो एक फिर गलत डिसीजन, आपने फिर हुसैन तलत को खिलाया। हम पहले बोल रहे थे, मैच से पहले भी मैंने बात की है कि हमें वो लड़के से कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है। उसकी ड्यू रिस्पेक्ट है, प्लेयर है हमारा पाकिस्तान का, लेकिन जिन्होंने उसको सिलेक्ट किया है वो कैसे सिलेक्ट हुआ है ये देखना पड़ेगा। और जब हम बार बार कह रहे हैं अगर उसको चांस देना ही था तो पीछे ट्राई सीरीज़ हुई है उसमें चांस दे देते, फिर आगे कई मैचेस आने तो उसमें खिला देते। यहाँ उसको खिलाना जो है बिल्कुल गलत है। आज भी वो खेला, अभी आपने देखा वो प्रेशर में उससे कैच भी ड्रॉप हो गया बेचारे से, बैटिंग भी सही नहीं हुई। वहाँ आप यहाँ भेज दे, नवाज़ को भेज दे जो इन फॉर्म था, फ़हीम को भेज दे जो इन फॉर्म था, जो अच्छा खेल रहे होते आपने उनको ज़्यादा ट्राई करना होता है कि बहुत शॉर्ट गेम है, 5-6 ओवर रह गए थे, आप उनको भेज, चले इनको भी नहीं भेजना तो आप शाहीन को भेज देते। वो एक आपकी ऐसी विकेट थी, अगर वो आउट भी हुए तो कोई बात नहीं था, लेकिन अगर उसके 2-3 छक्के लग जाते तो हम 180 तक चले जाते, 170-180 तक चले जाते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये प्रेशर गेम है, इसमें आप देखें हम कितना अच्छा खेल रहे थे तो फिर 146-147 किया है। तो प्रेशर गेम है ये, इंडिया के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उनके भी 4 आउट हो गए हैं। तो आप ये कोई नहीं कह सकता कि इस टाइम ये फेवरेट है या वो फेवरेट, जब तक कि पूरा मैच नहीं खत्म होगा। क्योंकि 50-50 की सिचुएशन मैच है। अच्छा यूसुफ भाई देखिए, ये वाली सारी सिचुएशन
जी, ये मैच है, ये गेम है, और गेम को इनफैक्ट पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझती है कि खेल खेल होता है। हम हमेशा बड़ा ये जवाद अहमद साहब का गाना पसंद करते हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन सर ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जेंटलमैन गेम की बात हमने इस बार इस टूर्नामेंट में तो इंडिया के साथ बहुत ही ज़्यादा देखी ना। अब आज तो हद ही हो गई। आज जब रवि शास्त्री और वकार यूनुस, दो अलग अलग एम्पायर्स कमेंटेटर्स मौजूद थे, दोनों कैप्टन से बात करने के लिए, फोटोशूट ट्रॉफी के साथ नहीं हुआ। खेल को भी सियासत की नजर किया हुआ है। फिर आज जिस तरह से अभी जो जहाज गिराने का उन्होंने आउट करने के बाद इशारा किया हारिस रऊफ को, क्या उस पर भी 30% मैच का आयद करेंगे, फिर आईसीसी में जाएंगे? ये क्या हुआ है? ये सारी चीजें क्या हो गई हैं? स्पोर्ट्स को और सियासत को अलग अलग नहीं होना चाहिए था? ये तो हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं। मैं जब खेलता था उस वक्त भी ये बातें सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, लेकिन उस वक्त इतने ज़्यादा वो निचले लेवल पे नहीं गए हुए थे जो इस बार वो चलेंगे। इस बार जिस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं, ये बुमराह को हम बहुत डिसेंट आदमी समझते थे, लेकिन उसकी हरकत कि अभी देखें पीछे आईसीसी ने फ़ाइन किए हैं और ये फिर वो कर रहा है। और मेरा ख्याल है इस पर तो फ़ाइन नहीं होना चाहिए, मैच बैन होने चाहिए। और ये सूर्या पे भी ये होना चाहिए, उसको भी मैच बैन होने चाहिए थे कि किस तरह की उसने पॉलिटिक्स की बात की है। ये सख्ती से मना है आईसीसी की तरफ से भी और एमसीसी की तरफ से भी, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया। 30% ये तो कुछ भी नहीं है। मैच बैन होने चाहिए थे और इस पे भी होना चाहिए। और क्रिकेट और स्पोर्ट जो पॉलिटिक्स है ये अलग-अलग होना चाहिए। ये तो हम हमेशा से अलग होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है मोहम्मद यूसुफ साहब, क्योंकि इसके बाद आप लोग थ्रू आउट ट्रांसमिशन तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की जीत की बात हो रही हो अगले घंटे में जब आप लोग आएँ और पाकिस्तान ये ट्रॉफी लिफ्ट करें। लेकिन ये खेल है और खेल और सियासत अलग अलग होने चाहिए, वरना 6 जहाज हमने आपके पहले ही गिरा दिए हैं, 3-4 अभी गिराए हुए हैं, मज़ीद भी हमारे खिलाड़ी जो है वो आपके जहाज़ या आपके जो खिलाड़ी हैं उनको गिराने की सलाहियत रखते हैं। वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपने और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को और कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।